हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियां लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। रोज की तरह निकिता स्कूल से आ रही थी। सीमा को बाय बोलते हुए जब वो आगे का रास्ता अकेले तय करने लगी तो उसके मन में एक घबराहट सी थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। सीमा निकिता की क्लासमेट और पक्की सहेली थी, जिसका घर निकिता के घर से पहले ही आ जाता। आगे का सफ़र निकिता ने अकेले तय करना था और सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं, पैदल ही 10 से 15 मिनट का रास्ता, मगर अकेले वो भी लंबा लगता था। निकिता जब तक किसी के साथ रहती तो ठीक रहती, मगर जैसे ही अकेले हो जाती तो अजीब अजीब ख्याल आते थे। अजीब का मतलब कोई बुरे ख्याल नहीं, बस पुरानी यादें। धूप में अकेले किसी से बिना बोले चल रहा इंसान कुछ तो सोचता ही है। आज कुछ अलग ही था, माहौल ही बदला सा था। घर पहुंचने की बेकरारी थी क्योंकि कोई मेहमान आने वाले थे। आज निकिता की ताई जी आने वाली थी। सुबह मम्मी से पूछा भी था किस काम से आ रही हैं, पर उन्होंने बताया नहीं, और कौन कौन आ रहा है ये भी नहीं बताया। शायद दीपक जी भी आएंगे। मैं भी गधी हूँ, मुझे तो याद ही नहीं कि वो भी आ सकते हैं। जल्दी जाना होगा घर। निकिता रुकी और अपने बैग से बोतल निकाली और अपना पसीने वाला मुंह धोने लगी। उसे उम्मीद थी दीपक भी आया होगा। तभी उसकी नज़र उसकी उंगली में पड़ी चांदी की अंगूठी पर गई, जिसमें दिल का आकार बना हुआ था और पिंक स्टोन लगा हुआ था। ये खूबसूरत अंगूठी उसे दीपक ने ही गिफ्ट की थी। उस दिन निकिता का बर्थडे था, जब दीपक दिल्ली से स्पेशल आया था निकिता के बर्थडे के लिए। उस दिन गिफ्ट की थी दीपक ने। निकिता ना तो उस अंगूठी को खोना चाहती थी, ना दीपक को, इस नादान और कच्ची उम्र में जिसके लिए वो प्यार जगाए बैठी थी। हो सकता है वो आज आएगा, हालांकि कोई यूँ मतलब नहीं बनता था उसका आज आने का, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ किसी खास प्रोग्राम में ही बुलाए जाते हैं। इसलिए आज दीपक के आने की संभावना 0% थी। मगर निकिता को उसका इंतज़ार था। निकिता सोच रही थी कि मैं घर पहुंचूंगी तो ताई जी को प्रणाम करूंगी, और दीपक जी उनको कैसे क्या बुलाऊंगी। हेलो बोलूंगी हाथ मिलाकर। नहीं नहीं, मम्मी पापा क्या बोलेंगे। लेकिन अगर वो नहीं आए तो। क्यों नहीं आएंगे, वो तो मौका ढूंढते थे हमारे घर आने का। हर बार ताई जी के साथ आते थे, इस बार भी ज़रूर आए होंगे। सोचती हुई निकिता बीच बीच में दौड़ भी रही थी। एक हाथ से बैग पकड़ा हुआ था और एक हाथ से चुनरी। निकिता बहुत तेज़ी से घर की ओर जाने लगी, क्योंकि कई बार ताई सिर्फ दिन दिन के लिए भी आया करती थी और इस टाइम तक चली जाती थी। जैसे जैसे घर नज़दीक आता गया, निकिता के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। इसी घबराहट में निकिता घर पहुंची गई। घर के बाहर खड़े होकर थोड़ा बालों में हाथ फेरा, हाथ में रखे रुमाल से पसीना पोंछा और अंदर ऐसे ही जा रही थी जैसे किसी और के घर में घुस रही हो। उसे तो दीपक की आवाज़ बाहर तक ही सुनाई देने लगी थी। उसे अब पूरा भरोसा हो गया था कि ताई के साथ दीपक जी भी आए हैं। निकिता अंदर गई। हॉल में जहाँ सब बैठे थे, निकिता ने देखा कि माँ और पापा ही बैठे थे बस। ताई जी आई नहीं क्या अभी, निकिता ने पूछा। आकर चले भी गए, मीना जी बोली। इतनी जल्दी, रुके भी नहीं थोड़ी देर, निकिता ने कहा। मीना जी ने निकिता की तरफ देखे बिना कहा। क्या करते रुक कर, छोटा सा काम था बस चले गए। कौन कौन आए थे और किस काम से आए थे, निकिता ने पूछा। सब खड़े खड़े ही जान लेगी, कोई खास काम से आए थे। काम हमसे नहीं किसी और से था, तो रास्ते में पहले हमारा घर था तो मिठाई पकड़ाते हुए चले गए, बस चाय पी उन्होंने, रुके ही नहीं ज़्यादा, केदार जी ने कहा। निकिता अपने बैग को कंधे से उतारकर अपने कमरे की तरफ चली गई, जहां उसके कपड़े भी थे। कपड़े बदलकर आई और पानी पीते हुए कुर्सी पर बैठ गई। सोचने लगी दीपक जी आए होंगे या नहीं। मम्मी पापा से खुलकर पूछ भी नहीं सकती थी। अगर पूछेगी तो मम्मी पापा उसे डांटेंगे, क्योंकि दीपक के चक्कर में काफ़ी झगड़ा हो चुका था निकिता के घर पर। लेकिन हमेशा उसे बच्ची समझकर घर वाले माफ़ करते रहे, मगर बार बार गलती करना गलत साबित होता है। निकिता ने पानी का बोतल फ्रीज में रखा। मीना जी छत पर कपड़े लेने चली गई और केदार जी अपने कमरे में क्रिकेट मैच देखने में मस्त हो गए। निकिता बहुत उदास थी। इसी उदासी के चलते वो उठी और फ्रिज में से मिठाई का डब्बा निकाला और 2 सफ़ेद छोटे वाले रसगुल्ले मुंह में डाले और अपना होमवर्क करने चली गई। होमवर्क करते हुए भी उसे यही उम्मीद थी कि हमारा घर रास्ते में, तो क्या पता वापसी में यहीं ठहर कर जाएं। फिर खुद को डांटती कि अगर ऐसा होता तो मम्मा 56 भोग बनाने में जुट जाती। मेहमानों की खातिरदारी करना तो उनका शौक़ है। होमवर्क करने में मन नहीं लगा तो नोटबुक के लास्ट खाली पेज में शायरी लिखने लगी।
निकिता अक्सर शायरियाँ लिखकर पेज फाड़ दिया करती थी। ये उसकी पहली गंदी आदत थी। जैसे सभी पत्थरों को फेंकते फेंकते एक आदमी ने पारस का पत्थर भी फेंक दिया था किसी नदी में, जबकि वो पारस के पत्थर की खोज में था। उसी प्रकार बहुत पारस समान शायरियाँ भी निकिता ने फाड़ फेंकी थी। निकिता ने हर बार की तरह शायरी लिखी और एक पन्ना और बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ नोटबुक का पन्ना नहीं, जिंदगी के पन्ने थे। उसकी उम्र नहीं थी प्यार में इस तरह इंतज़ार करने की, मगर बचपन का प्यार था उसका। दीपक, 18 साल की उम्र भी बचपन में ही आती है, मगर लड़कियों का बचपन तो 11-12 साल से छिन जाता है। तुम लड़की हो, जल्दी घर आया करो। स्कूल में लड़कियों के साथ ही खेलना, लड़कों से दूर रहना, शाम को घर से बाहर नहीं निकलना, इस तरह की बहुत सारी बातें प्यार से उनके जहन में उतार दी जाती हैं। और लड़कियों को पता नहीं चलता कि उनसे बड़ी मासूमियत से उनका बचपन छीना जा रहा है। निकिता ने एक पन्ना और फाड़कर फेंका तो वो अलमारी के नीचे चला गया। अच्छे से फटा भी नहीं था। अगर किसी और को मिलता तो बहुत मजाक उड़ाएगा। निकिता उसे निकालने लगी तो उसके हाथ एक और चीज़ लगी। किसी का इनविटेशन कार्ड था। निकिता ने बिना पढ़े एक हाथ में उसे पकड़ लिया और दूसरे हाथ से पन्ना निकाला। अब पन्ने को अच्छे से फाड़कर थोड़ा मुंह से चबाया भी, फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब उसने कार्ड की तरफ देखा। शुभ विवाह और गणपति की फ़ोटो के साथ बारात और बैंड वालों की तस्वीर देखी। शायद चंपा बुआ की शादी का है, पिछले महीने सगाई हुई थी। कार्ड गलती से गिर गया होगा माँ से, सोचते हुए निकिता ने अंदर वाला कार्ड निकाला जिसमें वर वधू का नाम था, दीपक संग भावना, 25 मई। निकिता सुन रह गई। शायद उससे छिपाने के लिए ही उस इनविटेशन कार्ड को अलमारी के नीचे फेंका गया था। निकिता की आंखें नम हो गई और वो बेड पर बैठ गई और कार्ड का एक एक शब्द पढ़ने लगी। शायद कोई और दीपक है। पुत्र श्री सुरेंद्र एवं श्रीमती इंदु देवी, दिल्ली कम्युनिटी सेंटर, रोहिणी 34 से वेस्ट। ये कैसे हो सकता है? निकिता की आंखों से खुद ब खुद आंसुओं की एक लड़ी छूटने लगी और जाकर शादी के कार्ड पर गिरने लगी। अंदर संभाल लिया लेकिन खुद को नहीं संभाल पाई। आंसुओं से विवाह आमंत्रण का कार्ड लगभग भिगा चुकी निकिता ने अपने किताब के बीच में वो कार्ड रख दिया। किताब को बैग में संभाल कर निकिता बिस्तर पर जाकर लेट गई और अपने सिर के ऊपर तकिया रख लिया और मुंह ढक लिया और याद करने लगी, कुछ बीते हसीन पल तो कुछ अतीत के गमगीन पल। 4 साल पहले सीमा हफ्ते की छुट्टी क्यों? किसी खास की शादी है क्या? निकिता, हाँ मेरी सुनीता दीदी की शादी है। 2 दिन पहले जाएंगे और 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन की शादी होती ही है। सीमा, प्रार्थना पत्र लिख लिया छुट्टी का प्रार्थनाचार्य को? निकिता, नहीं पापा आएंगे बात करने आज। सीमा, मुझे नहीं बुलाएगी शादी में? निकिता, पागल, दिल्ली में है शादी, मेरे ताऊ जी की लड़की की। सीमा, मुझे लगा यहीं है बुलंदशहर में। निकिता, होती तो बुलाती ना मैं पागल। सीमा, अब एक हफ्ते वो मीनाक्षी आगे बैठ जाएगी तेरी जगह पर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो, बात बात पर झगड़ती है। निकिता, कोई बात नहीं, अगले साल हम दोनों 9th में चले जाएंगे और लगता नहीं वो इस साल भी पास होगी, पढ़ती तो है नहीं कुछ। सीमा, शायद अगले महीने से छोड़ रही है वो स्कूल। निकिता, लेकिन क्यों? सीमा, अरे उसके पापा ने उसके भाई विजय को किसी प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। स्कूल फीस कम पड़ जाती है, इसलिए पिछले महीने की फ़ीस भी बहुत देर से दी थी उसे। उसके पापा कहते हैं कि फ़ेल होने के लिए पढ़ रही है, निकाल भी दिया तो क्या हुआ? बोल रही थी खुद ही छोड़ दूंगी, निकालने से अच्छा है। निकिता अचानक ही उदास हो गई। ये तो गलत है ना, लड़की है तो क्या हुआ, उसे पढ़ने का शौक़ है, मगर याद नहीं होता। वैसे गलत नहीं है वो भी, झगड़ती भी रहती है तो दोस्त थी। सीमा, हाँ लेकिन बात बात पर छेड़ती रहती है वो, कभी बाल खींचेगी, कभी गुदगुदी लगाती है और उस पर गुस्सा करो तो नाराज़ होकर मुंह फुला लेती है, बात ही नहीं करती फिर। निकिता, इस बार अगर वो गुदगुदी लगाए तो तू भी लगा लेना और बाल भी ज़ोर से खींचना, भूल जाएगी ऐसा करना, लेकिन डांटना मत, हंसी मजाक से खेलते रहना। सीमा, अगले साल अकेले 9th में जाने का विचार है क्या? निकिता, चल पागल, एक हफ्ते की तो बात है, और हाँ ध्यान से समझाना टीचर जो पढ़ाएं, और मुझे भी समझाना। फिर अगले दिन बस निकल चुकी थी। बस में निकिता और उसका पूरा परिवार था, मतलब 6 लोग थे, 4 बच्चे और 2 पेरेंट्स। चारों बच्चे एक साथ अलग बैठे थे 3 सवारी वाली सीट पर एडजस्ट होकर, और उन्हीं के बगल में उस पार 2 सवारी वाली सीट पर मम्मी पापा। 3 छोटे बच्चे पवन, बबलू और रानी बात कर रहे थे। फिर निकिता भी उन्हें समझा रही थी कि वहाँ शरारत नहीं करना, वहाँ एक झोला वाला बाबा आता है जो शैतानी करता है, उसे झोले में डालकर ले जाता है। अभी निकिता की उम्र भी सिर्फ 14 साल थी। उसकी बातों में बबलू और रानी को यकीन आ रहा था। बस पवन 12 साल का था जो उन्हें डराने में दीदी का साथ दे रहा था।
उधर मम्मी पापा अपनी शादी के दिन याद करते हुए बातचीत में लगे थे। मीना जी, कैसे बीत गए 16 साल, कुछ पता ही नहीं चला। अब बच्चों की बारी शुरू हो गई शादी की। आज बड़े भाई साहब की लड़की सुनीता की हुई है, तो कल हमारी निकिता भी जवान हो रही है। केदार जी, निकिता भी बच्ची है, अभी तो उसको पढ़ाना है मैंने। 8वीं पास हो जाएगी इस साल, 7वीं में भी अच्छा पढ़ी थी। मीना, एक दिन तो होनी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल मान लो। केदार जी, कहाँ की बात कहाँ ले गई तुम। मीना जी, तो क्या बात करूँ, अब हमारी उम्र थोड़ी ही है प्यार मोहब्बत की बात करने की। केदार जी, याद है जब मैं दूसरी बार तुम्हें देखने आया था तो मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था। मीना जी, हाँ याद है, अच्छे से याद है, किचन में किया था। आप बाहर आंगन से गेंदे का फूल तोड़ लाए थे, मैं बर्तन धो रही थी तब। आपने शर्माते हुए मुझे फूल पकड़ाया और कहा, क्या तुम मेरे घर में ज़िंदगी भर बर्तन धोना चाहोगी। केदार जी हंसते हुए, और कुछ सूझा ही नहीं तब, जो दिमाग में आया बोल दिया, क्या करता, वैसे भी तुम बर्तन ही धो रही थी ना तब। मीना, तब मैंने हाँ कर दी, तभी तो पछता रही हूँ, बर्तन ही धो रही हूँ 16 साल से। केदार जी, तो क्या हुआ, पवन और बबलू से कहूँगा वो भी ऐसे ही प्रपोज करें। मीना जी, नहीं, एक रोटी के लिए कर लेगा, एक बर्तन के लिए। केदार जी, और झाड़ू पोछे के लिए 1-2 लड़के और होते तो अच्छा था। मीना जी, पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोलते हो। निकिता मन ही मन हंस रही थी पापा मम्मी की बात सुनकर। मीना जी और केदार जी जब झगड़ते हैं तो दिल खोलकर, और दोनों में प्यार भी बेशुमार था। कुछ तो बात थी उस समय के अरेंज मैरिज में, जिसके सामने आज के ज़माने का लव मैरिज भी फीका पड़ जाता है। इसी तरह 2-2.5 घंटे का सफ़र मंगलमय हो गया। निकिता और उसका परिवार ताई जी के घर पहुंचे। वहां बहुत मेहमान पहले से थे। शादी को अभी 2 दिन बाकी थे। 4 बच्चे तो ये लोग ही थे, बाकी भी आए हुए थे। कभी कुछ हुड़दंग मचा हुआ था। बड़े लोग भी आपस में बातचीत में लगे हुए थे। बड़े लोग भी कम हल्ला नहीं कर रहे थे, और अंत में बच्चों को ही डांट देते कि हल्ला मत करो। अब निकिता को ताई बोली कि सभी बच्चों को छत पर ले चल, ख्याल रखना उनका, गिरने मत देना, चुपचाप खेलना। उधर इधर बहुत परेशान कर रहे हैं। सभी बच्चे छत पर चल दिए। शादी के 2 दिन बाकी थे, एक आज का ख़त्म, एक कल का और बचा था। परसों मेहंदी होगी तो अगले दिन शादी। शाम को काफ़ी लोगों को खाना बना था। पहले सभी बच्चे निपटाए जाने थे, फिर बुजुर्ग, बाकी जान जवान बाद में भी खा लेंगे। निकिता ने अपनी गिनती जान जवान में की थी और सभी बच्चों और बुजुर्गों को खाना परोसने लगी। सबने खाना खाया और इधर उधर की बात करते हुए सो गए। अगले दिन सुबह सुबह सुनीता की मम्मी परेशान थी। उसके मायके से उसके चाचा का लड़का आने वाला था, अभी तक आया नहीं। चाचा जी तो नहीं आ पाएंगे बोल रहे थे, मगर दीपक, उसे तो आ जाना चाहिए था। अभी तक कई बार तो आ चुका है, रास्ता तो याद ही है उसे। मीना जी ने समझाया, आ जाएगा, अभी कौन सा ज़्यादा टाइम हो गया। देखते ही देखते दूर से एक लड़का घर की तरफ आता दिखाई दिया, हाथ में एक बैग और एक बैग पीठ पे लेकर। उम्र यही कुछ 23 साल, गोरा सा लड़का, देखने में तंदुरुस्त सुंदर सा लड़का, जो निकिता की ताई जी का चचेरा भाई था। बैग मुश्किल कर रहे होंगे, कोई है इधर तो भेज दो। मीना जी बोली, ताई जी, सब लोग ऐन मौके पर गायब हो जाते हैं, ले आएगा, जवान लड़का है। निकिता, मीना जी ने आवाज़ मारी। जी मम्मी। वो देख, मेहमान आ रहे हैं, बैग ले आ उनका। इतना काम तो कर ही सकती है, बच्चों के साथ ही चिपकी रहती है। मीना जी बोली, जी लाई बोलकर निकिता ने चप्पल पहने। गली बहुत लंबी थी। दूर तक नजर आ रहा था एक लड़का लंगड़ाते हुए बैग हाथ में लिए बहुत आराम से आ रहा था। उसी तरफ जाने लगी। बैग सिर में रखवा लियो, हाथ में भारी लगता है, ताई ने आवाज़ मारी। वहाँ पहुँचने तक निकिता यही सोच रही थी कि बेचारा लंगड़ा है, कितना बुरा लगता होगा इसे ये सोचकर। स्कूल में भी सभी से चिढ़ाते होंगे। निकिता को वो उसकी शक्ल से कुछ 18-19 साल का लग रहा था। निकिता पास पहुंची, कुछ बोली नहीं और बैग पकड़ लिया। बैग बहुत भारी था। आप ये ले लीजिए, मैं इसे ले आता हूँ। दीपक ने पीठ वाला बैग उतार कर कहा। दीपिका ने वो बैग टांग लिया और दीपक ने भारी बैग कंधे पर रख लिया। शायद सीमा ने सामान मंगवाया होगा कुछ, जिससे बैग भारी था। निकिता कुछ नहीं बोली, ना ही नमस्कार, ना ही हाय हेलो। एकदम शर्मीली सी थी निकिता। निकिता आगे आगे चली जा रही थी, वो भी पीछे पीछे आ रहा था। क्या नाम है आपका, दीपक ने सवाल किया। निकिता, निकिता ने धीरे से जवाब दिया। फिर ना दीपक कुछ बोला ना निकिता, और घर भी आ गए। आज दिन में कुछ नहीं होना था, बस कभी कोई मेहमान ही आने थे। सब बच्चे बोर हो रहे थे तो मुन्ना सुनीता का भाई लूडो ले आया। लूडो में 4 बच्चे खेलते हैं, मुन्ना, पवन और निकिता ही थे अभी खेलने वाले। तो मुन्ना दीपक को भी बुला लाया। मामा प्लीज़ हमारे साथ खेलो, मुन्ना बोला। पहले तो दीपक मना कर रहा था, बबलू को खिला लेने को कह रहा था, मगर जब मुन्ना ने बताया कि बबलू को खेलना नहीं आता
तो दीपक यह कहते हुए आ गया कि बस एक ही पारी खेलूंगा। अब 4 लोग लूडो खेल रहे थे, दीपक, निकिता, मुन्ना और पवन। मामा ये चीटिंग है, आप मेरी ही गोटी काट रहे हो बार बार, मुन्ना बोला। अब रास्ते में तू ही आ रहा है तो मैं तो काटूंगा ही, अगर कटवाना नहीं था तो बुलाया क्यों। इस बार पवन ने भी मुन्ना की गोटी काट ली और खुश हो गया, क्योंकि बिना गोटी काटे कोई भी अंदर नहीं घुस सकता था। ऐसा कोई नियम था, किसी ना किसी की गोटी काटनी पड़ेगी। मुन्ना ने निकिता की गोटी काट ली तो उछल पड़ा। अगले ही पल पवन ने भी एक गोटी काट ली निकिता की। निकिता की 2 ही गोटी बाहर थी, दोनों ही अंदर चली गई। निकिता निराश हो गई। दीपक बीच बीच में निकिता की तरफ देख रहा था कि वो गोटी कटने से निराश है। थोड़ी देर में जब निकिता की गोटी दीपक से कटनी थी तो दीपक ने गोटी उठाई और वापस रखकर दूसरी बढ़ा ली। दीपक ने उसकी गोटी नहीं काटी। निकिता को एक बार तो लगा शायद गलती से दूसरा बढ़ा दिया, मगर बहुत बार ऐसा हुआ जब निकिता की गोटी बचाने के चक्कर में दीपक ने अपनी गोटी कटवा ली। निकिता के मन में आ चुका था कि वो जानबूझकर नहीं काट रहे हैं। दोनों में कोई बात नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी घुले मिले नहीं थे। और बोले तो क्या बोले, दीपक तो निकिता को नाम से भी बुला सकता था, मगर निकिता के लिए यह संभव नहीं था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये रिश्ते में उनके कुछ लगेंगे। अब धीरे धीरे एक टीम सी बन गई। निकिता की गोटी बार बार बच जा रही थी, इसी के चलते निकिता इस पारी को जीत गई। अब बचे 3 लोग। दूसरे नंबर पर पवन जीत गया और फिर दीपक। मुन्ना हार गया। अगली पारी भी निकिता जीती, खुद नहीं। दीपक चीटिंग कर रहा था उसे खुश करने के लिए। एक बार तो दीपक ने उसकी लाल गोटी, जो कि खाने से बाहर भी नहीं आई थी, बुक शीट से सीधे बाहर रख दी। बहुत सफाई से, किसी को पता ही नहीं चला। इस बार भी मुन्ना हारने लगा तो वो आधे में अपना लूडो का सारा सामान उठाकर ले गया, क्योंकि वो जान गया था वो इनसे नहीं जीत पाएगा, और जाकर बबलू और रानी के साथ खेलने लगा। अब उनको बस पासा फेंकना आता था, गोटी बढ़ाने को मुन्ना बढ़ाता। हाँ, कभी कभी अपनी भी काट लेता उन्हें खुश करने के लिए। अब दीपक उठकर चला गया। निकिता भी जाकर मम्मी के पास बैठ गई। शाम हुई, सब बच्चे खुश थे, क्योंकि कल घर में टेंट लगेगा। उसके बाद कुर्सी दौड़, लुका छिपी और पकड़म पकड़ाई खेलने का मज़ा ही कुछ और आता है। पर्दे लग जाते हैं, कहीं भी छिप जाओ, गाने बजेंगे तो नाच भी करेंगे। फिर परसों बारात आएगी। निकिता की ड्यूटी लगी थी आजकल, जब तक खाना तैयार नहीं होता बच्चों को छत पर ही रखना। दीपक आंगन में एक चूल्हे के पास पूरियां तलने में अपने जीजाजी की मदद कर रहा था। सुनीता के पापा उसके रिश्ते में जीजाजी लगते थे। आज पूरी और सफ़ेद चने की सब्जी बनी थी। ज़्यादा मेहमानों में रोटी बनाना मुश्किल था। हाँ, कुछ दिल के मरीज़ बुज़ुर्गों के लिए रोटी बननी थी। ज़्यादा चिकना खाना उनके लिए हानिकारक था। निकिता छत से देख रही थी। हर चीज़ में माहिर था दीपक। घर के काम में बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था, सबकी रेस्पेक्ट करता था, और निकिता के मन में भी उसके लिए रेस्पेक्ट वाले भाव आने लगे थे। दीपक ने छत की तरफ आवाज़ मारी। उसने निकिता को देख लिया था। उसे लगा शायद पूरियां तलते हुए देख रही है, मगर वो दीपक को देख रही थी। सुनो, बच्चों को भेज दो, आप भी आ जाओ, दीपक बोला। जी, निकिता ने कहा और बच्चों को लेकर नीचे आ गई। अब सभी को खाना परोसा और बच्चे खेल कूद कर थके हुए थे, सोने लगे। और बाकी मीना जी, सीमा जी और केदार जी भी खाने लगे। निकिता को पूरी बहुत पसंद थी, वो भी खाना खाने लगी। इतने में सबका खाना बन चुका था। कुछ लोगों के लिए दूसरे चूल्हे में रोटियां भी बन चुकी थी। दीपक खाना खाने बैठने लगा तो जगह कम सी थी। वो आंगन में जाकर मीना जी और निकिता जी के बगल में बैठ गया। आराम से बैठ जा बेटा, सबके लिए बनाकर खुद ही नहीं खा पाया तो क्या फ़ायदा, मीना जी ने कहा। निकिता ने थोड़ी खिसक कर उसके लिए और जगह बना दी। दीपक की थाली में रोटियां थी, पूरी कम पड़ गई हैं तो मेरे उसमें से ले लें, निकिता बोली। निकिता को लगा जैसे उसे पूरी पसंद है, दीपक को भी होंगी। कम पड़ गई होंगी इसलिए रोटी खाने लगे। नहीं, मुझे पसंद नहीं है पूरियाँ, दीपक ने कहा। उसके बाद निकिता फिर शांत हो गई, लेकिन दीपक था बातूनी। उसे कोई ना कोई बात करने वाला चाहिए ही था। वो मीना जी से गप्पे लड़ाने लगा। निकिता चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी, हंसी मजाक करके छेड़ रहा था। टारगेट निकिता के ताऊ जी को बनाया था। हो ना हो, मेरे जीजा जी हैं बड़े किस्मत वाले, मतलब आपके जेठ जी बड़े किस्मत वाले हैं, दीपक बोला। वो क्यों भला, मीना जी बोली। इतनी सुंदर बीवी जो मिली है उन्हें। पता है, जब सुनीता को पहली बार देखने आए थे तो सीमा दी को देखकर लड़के वाले क्या बोले। क्या बोले, मीना जी ने पूछा। लड़की लड़के से थोड़ी बड़ी लग रही है। फिर उन्हें बताया गया कि यह लड़की नहीं, लड़की की माँ है। सभी लोग हंसने लगे। निकिता को कुछ ज़्यादा ही हंसी आई कि उसे धक्का लग गया। दीपक एकदम उठकर गया और पानी ले आया। ये लीजिए पानी। थैंक्स। तुझे कितनी बार बोला है, अपने चुटकुले खाते समय मत सुनाया कर, खाते समय बोलना नहीं चाहिए, और झूठ बोलकर मेरा मजाक मत उड़ाया कर, सुनीता बोली। झूठ और मैं,
झूठ से मेरा बहुत दूर का रिश्ता है। मेरे चाचा के मामा के लड़के की मौसी की लड़की के पति का चचेरा भाई जैसा है मेरे लिए झूठ बोलना। इतने दूर की रिश्तेदारी से जान पहचान भी नहीं होती, उसी तरह झूठ से मेरी जान पहचान नहीं है। आपको याद है कि आपकी शादी में कितना नाचा था मैं? दीपक बोला। क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? मेरी शादी के 2 साल बाद हुआ था तू तो। सुनीता बोली। देख रहा था आपको कितना याद है। दीपक हंसते हुए बोला। झूठ बहुत बोलने लगा है, और ये चाचा मामा क्या लगा रखा है? तुझे पता भी है रिश्तों के बारे में? सुनीता बोली। दीदी खाना खाते समय बोलते नहीं हैं, गलत बात है। दीपक बोल पड़ा। क्योंकि अब दीदी शुरू हो जाती तो उनसे बातों में जीतना मुश्किल था। खाना पीना हो गया और सभी लोग सोने की तैयारी करने लगे। रज़ाई गद्दों का ढेर लगा था। धीरे धीरे जहाँ जहाँ खाली जगह मिली बिछा दिए गए, और जिसको जिधर जगह मिली वहीं लेट गए। सुबह हुई। नाश्ता करते करते ही 11 बज गए। कुछ पता भी नहीं चला। एक अलग सी रौनक थी, एक उमंग थी सभी में। सब व्यस्त थे, किसी को फुर्सत नहीं थी अभी। हल्दी वगैरह होने लगी। सब भजन कीर्तन अंदर ही हो रहे थे। अड़ोसी पड़ोसी लोग भी आए हुए थे, तो अंदर बैठने की जगह कम थी। बच्चे बाहर खेल ही रहे थे। निकिता भी बाहर आकर एक कुर्सी पर बैठ गई, एकदम अकेले। बस बच्चों को खेलता देखकर मुस्कुरा रही थी। दीपक भी आया और एक कुर्सी ली और बैठ गया। सब्जी तो अच्छी बनी थी ना? पहली बार कोशिश की थी ज़्यादा लोगों के लिए बनाने की। छोटे परिवार में बनाने की बात अलग है। दीपक निकिता से बोला। जी अच्छी थी। निकिता ने भी बस इतना कहकर चुप्पी साध ली। गिर मत जाना, निकिता बच्चों को संभल कर खेलने को कहने लगी। आप बोलती ही कम हो या मुझसे शर्मा रही हो? स्कूल में अपने दोस्तों से बहुत चपड़ चपड़ करती होंगी, आपकी सूरत देखकर कह सकता हूँ। अरे मैं भी तो दोस्ती हूँ आपका, मेरे से बात कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? दीपक बोला। नहीं, मैं कम ही बोलती हूँ स्कूल में भी, लेकिन मेरी सहेली है ना सीमा, वो बहुत बोलती है। निकिता बोली। वही जिसके बाल लंबे हैं, काले हैं, जिसके पास 2 आंखें और एक नाक है। दीपक बोला। हाँ वही। फिर उसके शब्दों को ध्यान से सोचकर, 2 आंख एक नाक, हंसते हुए, वो तो सभी के होते हैं। आप सच में बहुत मजाकिया हैं। निकिता बोली। मेरी मम्मी तो कहती है मैं हंसते हुए पैदा हुआ था। दीपक फिर एक झूठ बोल पड़ा हंसाने के लिए। मुझे भी ऐसा लगता है, निकिता ने कहा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? दीपक ने सवाल किया। वही जो प्रिंसिपल सर के रूम के 2 क्लास छोड़कर अगली क्लास है। निकिता भी मजाक में बोली। 10th? दीपक ने पूछा। क्यों, मैं आपको 10th क्लास की लगती हूँ? निकिता ने पूछा। लगती हो, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि हमारे प्रिंसिपल सर के रूम से 2 क्लास छोड़कर 10th की क्लास थी। दीपक बोला। 8th में हूँ मैं अभी। निकिता बोली। इसी तरह अब निकिता घुल मिल सी गई दीपक से, और दुनिया भर की बातें करने लगी। कभी मेरे मैथ के टीचर ऐसे हैं, तो कभी मेरी दोस्त सीमा, और भी किस्से कहानियाँ सुनाने लगी। लग ही नहीं रहा था कि ये निकिता वही है जो सिर्फ जी हाँ और नहीं में जवाब देने वाली कल तक की निकिता थी। शाम का समय आया। नाच गाना आंगन में होना था अब। सब कभी सुनीता को नचा रहे थे, तो कभी उसकी बहन नेहा को। सीमा और मीना जी एक साथ ऐसे नाच रही थी जैसे बहनें हों। देवरानी जेठानी में प्यार लगता है बहुत। दीपक ने अपने पास खड़े केदार जी को कहा, जो उसके भी जीजा जी लगते थे, मगर उसे जानकारी नहीं थी। वो उन्हें अंकल कहता था। पहली बार मिलने पर अंकल ही कहा था, इसलिए भी शायद उसे अंकल कहना बेटा लगा। अरे दीपक बेटा, तुम भी तो नाचो, तुम्हारी भांजी की शादी है। आपकी तो भतीजी है ही नहीं, जब आप नाचोगे तभी नाचूंगा मैं। या फिर आप शाम को नाचने वालों में से हैं? हंसते हुए दीपक बोला। नहीं बेटा, शाम को स्पेशल नाचने वाला भगवान की कृपा से मैं नहीं हूँ। केदार जी बोले। आप समझ गए थे मैं क्या कह रहा था? दीपक बोला। मैं क्या, सभी समझ गए हैं। बात चल ही रही थी कि निकिता अंदर से तैयार होकर आ गई और आकर ढोलकी बजाने वाली आंटी के पास बैठ गई। निकिता बैठी ही थी कि सुनीता ने हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। अगर तू आज नहीं नाची तो मैं तेरी शादी में भी नहीं नाचूंगी। सुनीता बोली। अब निकिता भी नाचने लगी। निकिता की पसंद का गाना था, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। स्कूल में भी वह हर कार्यक्रम में इसी गाने पर नाचती थी। अपने गांव में भी सभी की शादी में यह गाना उसके लिए अलग से बजता था। दीपक उसे नाचता हुआ देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था निकिता का नाच। निकिता की नज़र भी नाचते नाचते 1-2 बार दीपक पर गई, लेकिन वो नाचती रही। लेकिन फिर अचानक शर्मा कर बैठ गई। अब अन्य लोग भी नाचने लगे, कभी कोई, सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। सबका नाच गाना हुआ। फिर जो दूर गली मोहल्ले से आए थे वो चले गए, और नज़दीक नज़दीक के आदमी लोग नाचने लगाने लगे। फिर रोज़ की तरह नाच गाना खाना पीना हुआ। लड़की और सभी महिलाएं मेहंदी लगाने में जुट गई। पहले तो 2 लोग दुल्हन को मेहंदी लगाने लगे। एक ने एक हाथ पकड़ा, एक ने एक, दोनों हाथों में एक साथ लगाने लगे। एक कीप निकिता ने भी पकड़ ली और अपने हाथ में लगाने लगी। बीच बीच में बच्चे आते और जिद करने लगते कि मेरे हाथ में भी लगाओ।
इसलिए निकिता उनके हाथ में या ओम लिख देती या उनका नाम लिख लेती। कहती लड़के फूल पत्ती नहीं बनाते। उसे तो बस जल्दी थी तो अपने दोनों हाथों को बहुत सुंदर सजाने की, ताकि सोने तक वो सूख सके। दीपक भी इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि निकिता सभी बच्चों को मेहंदी लगा रही है, तो मजाक मजाक में वो भी बैठ गया। मैंने भी लगाना है। क्यों नहीं, कैसा डिजाइन बनाना है? निकिता ने पूछा। जैसा आपके हाथ में लगा है, दीपक बोला। लड़के वाला डिज़ाइन? निकिता बोली। अच्छा लगना चाहिए, लड़का लड़की से क्या मतलब, दीपक बोला। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे हाथ का सूखने तक। बस थोड़ी देर, कहते हुए अपने हाथ में फूंक मारने लगी हल्के हल्के। थोड़ी देर बाद, ठीक है लाओ हाथ दो और टाइट से खोलो, मोड़ना मत बिल्कुल, कहते हुए निकिता ने उसके एक हाथ को अपने हाथ में लिया। निकिता के लिए बहुत ही अनमोल एहसास था। एक हाथ दीपक के हाथ के नीचे तो एक उसके हाथ के ऊपर। बहुत सफाई से डिजाइन कर रही थी, अपने में अद्भुत था। साथ ही उसकी हाथ की रेखाओं में अपना और उसका साथ ढूंढ रही थी। आप पेंटिंग भी अच्छा बना लेती होंगी, है ना? दीपक ने पूछा। क्या बोले वो? माफ़ कीजिएगा, ध्यान मेहंदी में था तो सुना नहीं। निकिता अचानक ख्यालों से जागते हुए बोली। मैंने कहा पेंटिंग भी अच्छा बना लेती होंगी आप स्कूल में। दीपक ने अपना सवाल दोहराया। निकिता बोली। क्या क्या बना लेती हो पेंटिंग में? दीपक बोला। आप चुप करके हाथ सीधा रखिए, हिलाइए मत, नहीं तो किए किराए पर पानी फिर जाएगा। निकिता ने दीपक की बोलती बंद कर दी। दीपक चुपचाप कभी मेहंदी को देखता, कभी निकिता को। निकिता ने सारा डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया। लाइए दूसरा हाथ दीजिए, निकिता बोली। नहीं, एक हाथ में काफ़ी है, दीपक बोला और उठकर चला गया। अब निकिता ने किसी से कहकर अपने दूसरे हाथ में मेहंदी लगवाई, क्योंकि उल्टे हाथ से वो लिखी या पेंटिंग नहीं कर पाती थी, उसका हाथ हिलता था। अगले दिन जब दुल्हन को तैयार किया जाना था तो कमरे में जगह बहुत कम थी। बच्चे और आदमी लोग अलग कमरे में तैयार हो रहे थे। निकिता को मीना जी ने पहले तैयार कर दिया और कहा कि बच्चों को गोदी में मत उठाना, ये कपड़े गंदे हो जाएंगे, और कहीं भी मत बैठ जाना, देखकर साफ सुथरी जगह बैठना। आंगन छोड़ निकिता छत पर चली गई। वहां दीपक पहले से तैयार होकर बैठा हुआ था। छत पर एक ही कुर्सी थी, इसलिए निकिता एक किनारे जाकर खड़ी हो गई। दीपक उठा, निकिता के पास गया। नाराज़ हो क्या? बिना बात किए इधर चली आई। नाराज़? भला मैं क्यों नाराज़ होंगी, निकिता बोली। सच कहूँ तो इन कपड़ों में तुम एकदम परी लग रही हो, दीपक बोला। आदत है आपकी मजाक करने की, कैसे यकीन कर लूँ? दिल से निकली आवाज़ कभी झूठी नहीं हो सकती, दीपक बोला। तो ये आवाज़ आपके गले से नहीं निकली थी? निकिता हंसते हुए बोली। मेरे दिल से और भी आवाज़ आ रही हैं आपके लिए, लेकिन डर लगता है बोलने में, दीपक बोला। मार नहीं डालूंगी आपको, दोस्ती की है तो दिल की बात तो बतानी पड़ेगी, निकिता बोली। चलो छोड़ो, ज़ुबान से कुछ नहीं कहूँगा, ज़ुबान तो झूठ ही बहुत बोलती है, नज़र कभी झूठ नहीं बोल सकती। आज नज़रों से बात करेंगे, दीपक बोला। जैसी आपकी इच्छा, कहते हुए निकिता ने अपने करीब खड़े दीपक की नज़रों की तरफ देखा। पहली बार देख रही थी वो दीपक की आंखों में, इसलिए कसमसाहट सी थी। लेकिन थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब गए। दीपक ने निकिता को अपना हाथ दिखाया। अपने मेहंदी लगे हाथ से धीरे से उसकी आंखें बंद की और घूमकर उसके पीछे की तरफ से जाकर निकिता के बाएं तरफ खड़ा हो गया और कुछ रोमांटिक अंदाज में गाना गाया। निकिता ने उसके हाथ को धीरे से खिसकाया। मेहंदी की खुशबू से ज़्यादा इश्क शायराना मोहब्बत की खुशबू उसे मोहित कर रही थी। दीपक अब थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने तो एक्टिंग भी करनी ही थी गाने के साथ। निकिता को लगा शायद जानबूझकर दूर चले गए, कहीं कोई आ न जाए। लेकिन फिर दीपक एक अलग ही अंदाज में चलकर आने लगा। आज पता चला निकिता को दीपक ड्रामेबाज भी है। दीपक निकिता की तरफ उंगली करके एकदम स्लो मोशन में आ रहा था। निकिता अब तक मन ही मन गा रही थी, लेकिन अब उसने भी उसकी लास्ट की दो लाइन ज़ोर से गाना शुरू कर दिया। सब तेरा सब तेरा, सब तेरा सब तेरा, सब तेरा। उठ जा, सुबह हो गई, क्या चिल्ला रही है, सब तेरा सब तेरा। मीना जी ने निकिता को हिलाया। उसने दूसरी तरफ करवट ले ली। अंगड़ाई लेते हुए निकिता ने, बेटा जल्दी उठ जा, अब लोग नहाने धोने लगे, बाद में मत कहना मेरा नंबर नहीं आया। मीना जी फिर से बोली। क्या मम्मा, कितना प्यारा सपना था, सत्यानाश कर दिया सपने का। निकिता उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। निकिता ने ब्रश वगैरह किया और नहा धोकर गीले बालों को तौलिया मारने छत पर चली गई। छत पर दीपक और ताऊ जी बैठे थे, साथ में निकिता के पापा केदार जी भी बैठे थे। नहा लिया बेटा, ताऊ जी ने पूछा। जी ताऊ, निकिता बोली। थोड़ी देर दूसरी तरफ खड़ी हुई अपने बालों को धूप दिखाने लगी। दीपक, ताऊ जी और उसके पापा तीनों बारात के स्वागत की योजना बना रहे थे। शायद मीटिंग लंबी चलनी थी। निकिता थोड़ी देर रुककर नीचे चली गई। मीना जी ने उसके बाल बनाए, इतनी बड़ी हो गई, न जाने बाल बनाना कब सीखेगी। मीना जी बोली। ये क्या माँ, आज भी दो चोटी, मैं स्कूल नहीं जा रही, बारात आनी है, इससे अच्छा तो खुले बाल ही ठीक है।
निकिता बोली, पागल है क्या, लोग नाम रखने लगते हैं, फलाने की लड़की फैशन में उतर गई, बिगड़ गई है बोलेंगे सब। मीना जी बोली, मम्मा ये 1965 नहीं है, ये नया युग है और देखना आने वाले कुछ सालों में और भी बहुत कुछ बदल जाएगा। निकिता बोली, ज़्यादा ज्ञान मत दे, तेरे से ज़्यादा जानती हूँ ज़माने को। अब नया युग नहीं कलयुग आ रहा है। ले एक ही मोटी चोटी बना दी है, सुंदर भी लग रही है। अब बच्चों के बाल तू बनाएगी, मैं उनको नहलाकर यहीं भेजूंगी। यहीं रहना, भाग मत जाना, मीना जी बोली और बाहर को चल दी। बारात का आगमन। शाम का वक्त, सब लोग तैयार हो चुके थे। दुल्हन आज बिल्कुल राजकुमारी लग रही थी। निकिता और नेहा उसके बगल में जयमाला की थाली लेकर आने की तैयारी कर रही थी, मगर उससे पहले गेट पर रिबन कटाई रस्म होनी थी, तो दोनों का झगड़ा गरगरी सुराही सिर पर मैं रखूंगी करके चल रहा था। अचानक बैंडबाजी की आवाज़ आई और दूल्हे की सालियों को बुलाया गया, लेकिन दोनों का झगड़ा जारी था। नेहा सुनीता की सगी बहन थी, इसलिए सुराही उसने सिर पर रखी। निकिता ने टीका चंदन की थाली हाथ में ली और गेट पर खड़े हो गए। बाकी अड़ोसी पड़ोसी और मेहमान सब गेट को घेर कर खड़े थे। दूल्हे राजा आए और रस्म निभाई, रिबन काट दिया। थोड़ी आनाकानी के बाद मुंह मांगी कीमत साली के हाथ में रखनी पड़ी, वरना आज गेट पर ही खड़े रह जाते। बारात का प्रवेश हुआ, सब कुछ ठीक हो रहा था। शादी अच्छे से हुई। निकिता और बाकी बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। अब तक निकिता को नहीं पता था कि दीपक उसके दिल में बस चुका है। उसे बस दीपक की कमी सी खल रही थी। निकिता की नज़र दीपक को खोज रही थी, लेकिन दीपक को फुर्सत नहीं थी कि निकिता के साथ खड़े हो या बैठे। वो इधर उधर व्यस्त था। उसके जीजाजी ने आधी जिम्मेदारी सौंपी थी उसे, सब कुछ उसने देखना था। शादी वाला दिन तो सिर्फ मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन के लिए लंबा होता है, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे पेट दर्द करने लगते हैं और हवन का धुआं, मतलब कैसे आज का दिन बीते, हालत ख़राब हो जाती है, पेड़ सुन हो जाते हैं। मगर बाकी लोगों के लिए तो कब बीत जाए पता ही नहीं चलता दिन। इसी तरह विदाई होने लगी। डोली लाई गई और दुल्हन को बैठाया गया। सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि विदाई की घड़ी समीप थी। निकिता तो खुद को संभाल नहीं पाई, उसे रोना नहीं भी आता, तो इसलिए आया क्योंकि ताई ताऊ उसके मम्मी पापा सब रो रहे थे। और सुनीता को ज़ोर ज़ोर से रोना दूल्हे की आंखें भी नम कर गई, जबकि बाकी बाराती नाच रहे थे। बारात विदा हुई, कब बारात आई कब विदा हो गई कुछ पता ही नहीं चला। शादी हो गई थी, माहौल शांत था, सब ताऊ जी को बधाई दे रहे थे। सारा काम अच्छे से निपट गया था। उस शाम लगभग सारे मेहमान चले गए थे। निकिता को डर था कि कहीं दीपक भी ना चला जाए। शाम हुई। दीपक अपनी दीदी को समझाता रहा कि कल परसों आ जाएगी सुनीता, क्यों इतनी उदास हो। मगर माँ का दिल है, बेटी के बिछड़ने का गम वो ही जानती है। शाम को सबने खाना खाया और सोने लग गए। निकिता बिस्तर लेने ऊपर कमरे में गई, वहाँ दीपक बैठा था। अरे निकिता, कहाँ थी आज, शादी में दिखी ही नहीं आप। दीपक बोला, आपको फुर्सत कहाँ थी किसी को देखने की, आप बहुत व्यस्त थे। निकिता बोली, हाँ ये भी है, घर के काम में होता ही है। अच्छा, कुछ काम से आई थी, दीपक ने पूछा। वो नीचे कमरे में एक बिस्तर चाहिए। निकिता बोली, अच्छा ले जाना, थोड़ी देर बैठ जाओ हमारे साथ भी, कल तो चले ही जाना है। दीपक हंसते हुए बोला, हाँ कल तो चले जाएंगे, निकिता बोली। निकिता बिस्तर के ढेर के ऊपर ही बैठ गई। वैसे आप कब तक हो यहाँ, निकिता ने सवाल किया। बस 2-3 दिन, फिर मैं भी चला जाऊँगा, दीपक बोला। तभी बाकी लोग भी आने लगे। निकिता और कुछ बोलना पूछना चाहती थी, मगर अब नहीं पूछ सकती थी, इसलिए निकिता ने बिस्तर उठाया और चली गई। अगली सुबह निकिता के हाथ में बैग था। केदार जी भी अपना बड़ा सा बैग थामे हुए थे। पवन, बबलू और रानी भी जाने को उत्सुक थे, उन्हें गाड़ी में बैठना अच्छा लगता था। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना, आती रहूँगी, अब हमें जाना होगा। मीना जी बोली, 1-2 दिन रुक जाते, आराम से जाते। सुनीता ने कहा, अरे रुक जाती, मगर बच्चों का स्कूल भी तो है, इनके करके मजबूर हूँ, मीना जी ने कहा। मीना जी और केदार जी सबसे विदाई ले रहे थे, मगर निकिता की नज़र दीपक को ढूंढ रही थी। दीपक अभी उठा भी नहीं था, शादी की वजह से थक गया था, घोड़े बेचकर सो रहा था। निकिता ने ताई ताऊ के पैर छुए और जाने लगी। पवन, बबलू को आगे भागने की पड़ी थी, मगर निकिता बार बार पीछे मुड़ रही थी। उसे बस यही था, दीपक आ जाएगा। अब निकिता घर से थोड़ी दूर पहुंच गई। उसके मन में बहुत सारे काश थे। काश कल शाम पूछ लेती, काश वो हमें छोड़ने आते, काश काश काश। वो खुद नहीं जानती थी कि उसे क्या हुआ है, जैसे कुछ छोड़कर जा रही हो। कुछ भूला भूला सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद दीपक से अब कभी मुलाकात नहीं होगी। उसका बस चले तो दौड़कर वापस ताई के घर आ जाए और मिलाए दीपक से, मगर उसके मजबूर कदम मम्मी पापा के कदम के साथ लगातार दीपक से दूर जा रहे थे। अभी भी उसे लग रहा था कि शायद दीपक दौड़ कर आएगा और हम लोगों को बाय बोलेगा। फिर वो सोचने लगी कि काश हम कुछ भूल आए हों और पापा मुझे भेज दें कि जाकर ले आ और मैं जाकर दीपक जी से मिलूं, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। कुछ भी भूले नहीं थे। पक्की सड़क पर पहुंचे, थोड़ी ही इंतज़ार में बस भी आ गई।
बस का इंतज़ार ख़त्म हो गया मगर दीपक जी का नहीं। निकिता जितना दूर जा रही थी उसका दिल उतना ही बैठा जा रहा था। बस की खिड़की वाली सीट में बैठकर लास्ट बार बाहर को देखा मगर वो नहीं आया। बस चल पड़ी और निकिता ने धीरे से आंखें बंद कर ली। जब बस से आ रहे थे तो उछलती कूदती निकिता बच्चों को खेल खिलाती उनको संभाल रही थी। मगर आज निकिता एकदम उदास थी। उसे बेहद दुख था कि आज दीपक जी से उसकी मुलाकात नहीं हुई। अब उसने याद किए बस में वो पल, लूडो में नहीं काटना, मेहंदी लगाना, चुरा चुरा कर निकिता के लिए रसगुल्ले लाना और साथ बैठकर खाना खाना। दीपक की हर बात को याद करते हुए निकिता घर पहुंची। दीपक की बातों से, उसकी हरकतों से निकिता को ये तो कन्फर्म था कि जो निकिता के मन में दीपक के लिए है, दीपक भी उसके लिए यही सोचता होगा। निकिता घर आई, अगले दिन स्कूल गई और सीमा से अपने दिल की बात कही। सीमा, तो तुझे इस बात का बुरा लगा कि वो सुबह मिला नहीं? निकिता, वो जानते थे हम जाने वाले हैं फिर भी नहीं आए। सीमा, वो ये जानते थे कि तुम जाने वाले हो, ये नहीं जानते थे कि तुम इतनी सुबह सुबह भाग जाओगे। क्या पता उसे भी बुरा लगा हो कि निकिता जाते समय मिलने नहीं आई। निकिता, हाँ क्या पता लगा हो, मगर मेरी मजबूरी थी, कोई बहाना नहीं मिला उस कमरे में जाने का। मैं एक बार जाने लगी थी कि मम्मी ने आवाज़ लगा दी। सीमा, बहाना क्यों ढूंढ रही थी, सीधे सीधे चली जाती। निकिता, पागल ताऊजी लोग भी वहीं सोए थे। सीमा, तो भूल जाना, क्यों हर बात पे दीपक दीपक कर रही है। निकिता, तू नहीं समझेगी। सीमा, मैं डर गई थी कि आते ही पहले दिन तू हर बार की तरह सारे सब्जेक्ट के बारे में पूछ पूछ कर दिमाग खाएगी, मगर इस बार पढ़ाई से तो कोई मतलब ही नहीं है तुझे। निकिता, क्यों नहीं है, पहले जो बात बतानी थी वो बताकर दिमाग खाली करना भी ज़रूरी था। अब शुरू करती हूँ, पहले विज्ञान का बता, वरना भुवन सर मेरा सिर खाएंगे। सीमा, वो कुछ छुट्टी पर हैं आजकल। निकिता, एक दिन भी नहीं आए। सीमा, एक ही दिन आए थे, क्लास में भी नहीं आए। प्रिंसिपल सर कह रहे थे उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, वो अभी 4-5 दिन नहीं आएंगे। निकिता, ओह फिर तो कोई टेंशन नहीं। सीमा, लेकिन इतिहास में बहुत सारा काम कराया है। निकिता, वो तो लिखाते रहते हैं, उसमें लिखना ही पड़ेगा विस्तार से प्रश्नों के उत्तर। सीमा ने अपनी नोटबुक उसे दी और खुद हिंदी की पोयम याद करने लगी। वर्तमान। निकिता, और निकिता कहाँ छिपके बैठ गई, सब्जी काट ले, मैं मार्केट जाकर आती हूँ। मीना जी ने आवाज़ मारी। निकिता शादी का कार्ड देखकर दुखी पुरानी बातें याद कर रही थी। दीपक से पहली बार मुलाकात में उसे जो एहसास हुआ था वो सीमा ने भी नहीं समझा, मगर निकिता ने सुनीता की शादी से ही दीपक को अपने हृदय में बसाया हुआ था और इस बार उसी की शादी का कार्ड आया था जिसे देखकर रोना, आंसू बहाना लाजिमी था। दोस्तों, आगे क्या मोड़ लेगी निकिता की मोहब्बत, जानने के लिए देखते रहिए नादान इश्क, टू बी कंटिन्यूड।